Hi everyone. So today I have one very special guest with us. So उनका नाम है शुभम पांडे भैया and he got recently placed at Microsoft. So welcome Shubham to Coding Blocks YouTube channel and many congratulations for getting selected in Microsoft. थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली मतलब जब आप एक अच्छी जगह प्लेस होते हो तो लोग जानना चाहते हैं भाई कि आपने कैसे किया, क्या किया, मतलब ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे इन एंड आउट्स जानेंगे कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी जो शुभम भैया ने फॉलो करी और उसके बेसिस पे उनका वो हुआ। तो शुभम, पहली चीज़ तो मतलब आई वुड लाइक टू नो कि आपने जब अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी तो लाइक किस पॉइंट पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे को इसमें अपना करियर बनाना है, मेरे को कोडिंग में जाना है, या फिर ये ऐसा था कि भाई चलो सभी करते हैं तो हम भी लाइन में लग जाते हैं, तो क्या एग्जैक्टली था? भैया करियर का तो पहले स्टार्टिंग में सोचा नहीं था। जब फर्स्ट ईयर में पहली बार कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आया था सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, मुझे नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इंजीनियर है, फर्स्ट ईयर था, मस्ती करते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाँ। तो पहला सेशनल टेस्ट हुआ और 15 मार्क्स का सेशनल होता था, तो 6 मार्क्स आने पे आप पास हो जाते थे। हाँ। और मेरे मतलब पूरी जान लगा के बढ़वा के टीचर से करवा के 4 नंबर आए, मेरे मतलब फेल हो गया। ओके। तो उस टाइम मेरे ख्याल हुआ कि भाई करियर तो बाद में देखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट में पास होना। हाँ। और फिर मैं चला गया सीधा कि भाई कोडिंग ब्लॉक करते हैं, और वहाँ पे कोर्स था अपना जावा में, थोड़ा था इंटरेस्ट की जावा करनी है, तो जावा उठा के करी मैंने उनका कोर्स। ओके। और फिर वही थी इनकी मजबूरी में शुरू किया था और फिर मजा आने लगा एकदम से। तो बस लग गया और फिर मजा ही आने लग गया मेरे उसके बाद। एक अच्छे इंस्ट्रक्टर मिल जाना भी है तो फिर चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, वही चीज था हमारे पास। ओके, एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग शुरू हो गए कोडिंग ब्लॉक से अपना काम करना, उसके बाद ट्यूशन, मतलब एक फैमिली जैसा बन गया था। वहाँ पे आना जाना, मस्ती करना, तो अपने आप होता ही चला गया, पता ही नहीं चला। ओके, तो ठीक है, मतलब अब जैसे ये तो चलो आपको एक एनवायरनमेंट मिल पाया, आपने चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। अब जैसे कॉलेज की जो आपकी जो जर्नी थी ना, लाइक जब आपने स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एक जो भी लोग होते हैं ऑब्वियसली बीटेक के अंदर, वो ये तो सोचते हैं कि भाई मैं इस ईयर के अंदर क्या करूं। तो आपकी जो जर्नी थी वो क्या थी फर्स्ट ईयर में, लाइक व्हाट वर यू डूइंग इन योर कॉलेज? फर्स्ट ईयर में मस्ती कर रहे थे। हाँ। पूरा मस्ती, हाँ, मतलब एंजॉय करना है, दिमाग में बस 2-3 चीजें की टेस्ट में जाना है, टीम का टेस्ट में जाना है, ये करना है वो करना है। कल्चरल फेस्ट होंगे तो उसमें वो करेंगे, अपना गेम्स डालेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर वही सेकंड टाइम तक आते आते लगा कि कोडिंग थोड़ा करना चाहिए। और जब एक बार कोडिंग स्टार्ट की तो मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर ये हुआ ना कि क्लास के जो टॉपर्स होते थे ना, जो अच्छे कोडिंग करते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था कोड शेप क्या होता है, कोड चीज होती है क्या, रीड कोड होता है क्या। तो उनके साथ बैठते थे, वो अच्छे से करते थे। फिर एक माहौल, एक ऐसा टाइम है कि फिर हम लोग उनके साथ करने लगे, काम करने लगे। तो सेकेंड ईयर में मैंने पूरा क्या किया कि अपने डीएसए को बहुत अच्छे से मेंटेन किया कि काम करते पहले पूरा डीएसए अच्छे से क्लियर ऑफ कर लिया। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट होता भी एक पीयर ग्रुप आपका कॉलेज में होना चाहिए। 2-3 फ्रेंड्स ऐसे जो आपसे जेलस ना हो, थोड़े पहली बात तेरा दक्षिण हो रहा है, उसका ज्यादा हो रहा है। हेल्दी इन्वायरमेंट हो जिसमें मजा आए। तो मेरे साथ फॉर्चुनेटली 2-3 फ्रेंड्स ऐसे थे मेरे की जिनके साथ में कभी कभी भी ऐसे हुआ था कि अंदर से ये नहीं आता था कि क्यों करना है, बस था कि कर रहे हैं। सुबह के 5 बज गए। ओके। दोनों भैया कोडिंग बॉक्स में यहाँ पे अच्छे इंस्ट्रक्टर आज की डेट में बहुत अच्छे, उनके साथ मेरा साथ ये था कि मैं 2-3 दिन तक रात को 11 बजे स्टार्ट करते थे, सुबह 6 बजे मम्मी आती थी चाय लेके, तो वो सोए नहीं। और वो मजा आता था कि सुबह के 6 बज गया। हमें खुद ऐसा लगता था क्योंकि इंजीनियर रात में वैसे भी सुबह 6 बजे पता ही नहीं चला। डिपेंड करता है, इंजीनियर रात को जो सोते नहीं है, कई लोग होते हैं वही टीवी सीरीज में लगे हुए हैं, कई लोग होते हैं जो एक्चुअल में कोड कर रहे हैं। तो ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई दैट यू स्टार्टेड एंजॉइंग कोडिंग इतना ज़्यादा कि भाई रात को पूरी रात भी कोडिंग करके पता ही नहीं चल रहा कि सुबह हो गई और अब हमें रुकना है या सोना है, उसका आइडिया ही नहीं लग रहा, राइट? भैया काउंट करके कोडिंग करोगे ना कि आज मैंने 11 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन किए, तो फिर ना वो मजा नहीं आएगा। वो क्वेश्चन खोए जा रहे हैं। फिर मजा कब आता था कि कहीं पे ग्राफ बन रहा है कि आपने एक दिन में इतने क्वेश्चन किए, उतने क्वेश्चन किए, चैट हम लोग देखते, मजा आता था। इतने क्वेश्चन कर दिए। हम लोगों ने कभी काउंट नहीं किया कि आज मतलब आज के दिन 200 क्वेश्चन के मार्क के पहुंच गए या 300 क्वेश्चन के मार्क के पहुंच गए। मुझे नहीं पता मैंने कितने क्वेश्चन किए, कोई क्वेश्चन किए बहुत किए। ओके। इसने किए कि हो गया अच्छी जगह पे, लेकिन गिने नहीं कभी कितने किए।
ग्रेट। अब जैसे चलो सेकेंड ईयर में यू सेट कि यू वर फोकस्ड ऑन कम्प्लीटली डेटा स्ट्रक्चर्स करना है और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब ऑब्वियसली जैसे आपने कोडिंग ब्लॉक से कोर्स कर लिया, तो कोर्स करने के बाद सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि भाई मैं जाके कोडिंग के क्वेश्चंस करूँ कहाँ से। और सबसे मेन जो चीज़ होती है ना कि भाई हमें देखो एरेज और स्ट्रिंग्स में इतना कंफर्ट लगता है ना कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, मगर ग्राफ्स के जब कोई बोलता है ना यार ये आज नहीं, ये नेक्स्ट किसी और दिन देखेंगे, आज मन नहीं कर रहा, थोड़ा मुश्किल टॉपिक उठाने का, तो उसमें ना कैसे डिसाइड करते थे दैट विच टॉपिक मैं ये वाला आज करूँगा और आई विल डू ग्राफ्स ऑन दिस डे, तो या फिर मिक्स करते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी उसमें? भैया जब हमने कोर्स किया था तो फॉर्चुनेटली मतलब मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट सीवी का जो कोर्स है ना उसमें जैसे हम लोग एक क्लास करते थे तो उसके 1 से 2 दिन के बाद ना स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन आ जाते थे। हाँ, तो हमको ज्यादा उस टाइम पे एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते थे, हम लोग सॉल्व करते थे। 10 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन, अरे ये एक कोडिंग कितनी आसान है, 5 के बाद मीडियम जाता था तो ठीक है चलो अच्छा जा रहा है, और आखिरी के एक तो क्वेश्चन सिर्फ डाउट सेक्शन में होते कोई नहीं है। तो जब ये पूरा कोर्स खत्म किया तो वहाँ पे तो एक आइडिया मतलब ये होता है ना कि आप कहते हैं कि हर डेटा स्ट्रक्चर के 10-15 सवाल हो जाएगा, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और उसके बाद जब मेरे साथ अच्छी चीज ये है कि मैं ना नोट्स मतलब होता है ना चिपका देता हूँ बना के, मेरे रूम में देखेंगे वॉल्स को लगी रहती है, ये रह गया वो रह गया, या कोई शॉर्ट नोट है मैं चिपका देता था। ओके। और फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि जैसे अगर मैं कहीं से लीड कोड पे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही मिल जाएगा आपको, एरे से क्वेश्चन अलग, इसके क्वेश्चन अलग, तो वहाँ पे साइड में टिक बन के आता है। हाँ। मुझे वो देख के अच्छा लगता था कि अगर 100 क्वेश्चन एक पेज में तो सब पे टिक लगा होगा, अच्छा लगता था देखने। तो अब मैंने टारगेट स्टार्ट किया कि 4-5 टॉपिक बनाया और सब मुझे टिक लगाना है, तो मैंने वहां से वो करना शुरू किया। और यह होता है ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो मुश्किल लगते हैं। अब ये मुझे ग्राफ से ज्यादा तो जीपी में हालत खराब होती थी, पहले ग्राफ से हम हो भी जाता है, ग्राफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो ग्राफ हो जाएगा, अगर रिकर्शन नहीं हुआ तो जीपी में फंस जाएंगे। तो रिकर्शन वॉज द टॉपिक जिसमें मैं बहुत घुमा, पूरा मतलब एकदम जान लगा दी कि भाई काम करते हैं 1DDP करो, 2DDP करो, 3DDP करो, तो जरूरत पड़े तो 3DDP कर लो। और एक बार भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद तो राहें इतनी आसान हो जाती है। अच्छा, तो रिकर्जन इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक में माना जाता है कि भाई अगर ये चीज़ किसी को समझ आ जाए तो उसके लिए उसके डेटा स्ट्रक्चर्स की जर्नी आई विल ऑल्सो से कि हाँ आसान हो जाती है, उसको ये समझ आ जाता है कि भाई ठीक है अब कंप्यूटर काम करेगा, मेरे को कुछ नहीं करना, रिकर्जन का काम यूज़ करना है, बाकी चीज़ें हमारी होने लग जाएगी। अब ना मेन जो चीज़ होती है जैसे आपने भी मे बी फेस करी होगी दैट व्हेन वी स्टार्ट कोडिंग, मतलब हमें ना ये नहीं समझ आता ये क्वेश्चन देख के कि यार इसमें ट्रीज़ लगाऊँ, इसमें डीपी लगा दूँ, या इसमें मैं ग्रेडी अप्रोच कर सकता हूँ, या मैं इसको नॉर्मल एरे से भी कर सकता हूँ, हैश मैप से भी कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें फेस होती थी कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मुझे क्वेश्चन को करना है, कौन सी उसमें अप्रोच लगानी है। तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करते थे? फॉर एग्जांपल जाके एडिटोरियल देख लिया, फिर कर दिया उसका एक तो सॉल्यूशन ये है करने का, दूसरा ये करा कि भाई फ्रेंड्स से पूछा चलो बताओ कि ऐसे करें। तो व्हाट वाज द थिंग दैट यू डिड? ऑल ऑफ द थिंग्स यू टोल्ड मी, जैसे कि पहले इतना एफर्ट लगा दो, सीधे जैसे आपने बताया कंफ्यूजन को भी वो आएंगी ही आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार में आप परफेक्ट हो जाए, आएंगी आएंगी, और इसका एकमात्र सोल्यूशन है क्या प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। कभी कभी क्या जैसे आपने बाकी बोला डीपी लगाए कि रिकर्शन लगाए, इसमें समझ में आता था कि रिकर्शन से चल जाएगा या फिर डीपी से चलाना पड़ेगा, ग्रीडी लगाए, इसको स्प्लिट कराए, डिवाइडेड कॉन्कर करे, बैक ट्रैकिंग लगा दें तो हो जाएगा कि समझ में नहीं आता था। तो क्या करते थे वही चीज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस से चीजें हो जाती थी। नहीं हुई पहले मान लीजिए हमारे पास एक्चुअली टाइम इतना होता था कि हम आधा घंटा सोच सकते थे, नहीं हुआ तो एडिटोरियल देख सकते थे, और एडिटोरियल का मतलब यही पूरा सोल्यूशन क्या, कहीं एडिटोरियल ऐसा होता है हिंट भी होता है, हिंट वाइज होता है, हिंट वन हिंट एग्जैक्टली, तो एकदम ही सोल्यूशन पे जंप मत कर दो, हिंट पे जाओ, हिंट से देखो कि क्या कुछ मिल रहा है, और उसके बाद सोल्यूशन हमने क्या होता था, हिंट देखता था, हिंट नहीं मिलता था तो सोल्यूशन से पहले दूसरे फ्रेंड के पास चला जाता और उससे कहता था तू हिंट बता, फिर वो क्या लगता है क्या होगा, तो इस तरीके से सोच उधर से पिछले बार भी क्वेश्चन किया था मुझे वैसा था ऐसे, तो वो फिर ऐसे एक चेन बन जाएगी कि हाँ वो क्वेश्चन में ये था तो इस क्वेश्चन में ऐसे था, तो सोच के देखो, और फाइनली नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं 4 घंटे बैठे रात में ख्याल आने लगते थे, कह रहे यार होता है रात को 2-2 बजे रहता है यार ये चीज उठ के लैपटॉप उठाया क्या हो गया, ऐसे भी हो जाता था। तो
ऐसे करना पड़ेगा, तो practice तो करनी पड़ेगी। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था तुम्हारा और वो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करते थे एंड तुम सारे लोग साथ में ग्रो हुए हो और उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है चीज़ों में, राइट? Yeah, even a single friend like this is a big help। और मेरे पास तो 2-3 थे, ओके। काफी अच्छा था। अब जैसे ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा दैट इज़ कि भाई अब हम जब बीटेक के एंड में आ रहे होते हैं ना, तो बीटेक के एंड में आते आते ना सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी इस चीज़ को लेके होती है, यार प्लेसमेंट्स आ रही है, रेज्यूमे में कुछ लिखने को नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, मेरे पास कहीं की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वैसे ऐसी नहीं गिरी है, तो मैं क्या करूँ? मैं जाता हूँ वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उठा के करने शुरू कर देता हूँ, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स उठा के करने शुरू कर देता हूँ। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था लाइक वाइल कमिंग टुवर्ड्स द प्लेसमेंट सीजन, मतलब फोर्थ ईयर के एंड में या फोर्थ ईयर के स्टार्ट में जाते जाते कि मुझे भी ऐसे एंग्जाइटी हो रही है, यार कोडिंग तो आती है बट इंटरव्यूअर को क्या बताऊँगा, क्या लिखूँगा रेज्यूमे में? तो उसको क्या था उसमें आपका सीन? ये मतलब मैं ये एडवाइस करूँगा फॉर द सेक ऑफ ओनली मेकिंग इट थ्रू द रेज्यूमे आप प्रोजेक्ट मत स्टार्ट कीजिए, डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में दिखाना है। हाँ, ऐसे करोगे तो फिर वो बन भी नहीं पाएगा अच्छे से, हो भी नहीं पाएगा, और बन भी गया तो फिर बाद में ना उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, तो हाँ, मतलब जब डीएसए खत्म हो जाएगा तो अपने आपको 3-4 महीने 5 महीने की विंडो दे दो बीच में, लाइक 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में, हम मुझे थोड़े प्रोजेक्ट करने हैं, क्योंकि वे विदाउट डीएसए प्रोजेक्ट आप आ नहीं सकते। वहाँ पे जब तक आपको डीएसए की बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप डायरेक्ट डीएसए में मतलब सॉरी प्रोजेक्ट पे जंप नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आपको कोड ही लिखना है और भी एक अच्छा ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से नीचे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से नीचे, तभी प्रोडक्शन में जाएगा, उसके लिए डीएसए आना चाहिए। हाँ, तो एक जो ट्री बन रही है ना कि पहले डीएसए में सब कुछ अच्छे से कर लिया, उसके बाद प्रोजेक्ट, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जंप नहीं कर सकते। ओके। और ये जो कंपनी इंटरव्यू में मानती है प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि प्रेजेंटली प्रोजेक्ट उनको भी ऐसा ही बनना चाहिए होता है डीएसए में, और एक अच्छा कोड मिल सके। दे विल प्रेफर समवन जो प्रोजेक्ट नहीं जानता, डीएसए जानता है, ओवर समवन हु नोस प्रोजेक्ट विदाउट नोइंग डीएसए, क्योंकि कोडिंग वाला बंदा जो होगा उसका थोड़ा सा सिखा दोगे तो डीएसए की वजह से अच्छा कर लेगा। हाँ, पर जिसको डीएसए नहीं आएगा वो गंदा कोड लिखेगा लेकिन प्रोजेक्ट बना देगा, तो फायदा नहीं है। हाँ, तो मेरा सजेशन ये है पहले डीएसए कर लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट मन कर रहा है तो आइए करिए, ये तो विदाउट इवन प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि कंपनी को बढ़ा देगी प्रोजेक्ट। हाँ, अच्छे कोडर हो तो अच्छा हो जाएगा। और इवन जो एंड कंपनी का जो चल रहा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट या अच्छी कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, तो मैंने इंटरव्यू दिए और कंपनीज में दिया और मेरे फ्रेंड्स ने दिया है, यही पता चला है कि कोई टैबू नहीं होता है कि आपको बहुत बड़ा सीखी होती है या कुछ ऐसा ही पूछ देते हैं, सिस्टम डिजाइन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मतलब 3-4 क्वेश्चन डीएसए के जो बेसिक वाले वो कर लिए ना तो आई एम श्योर कोई भी कंपनी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की कोई बहुत अलग की वैल्यू ओके। मतलब कोई उनसे पूछा है क्या करें, नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब एक रहस्य जो मतलब सब जानना चाहते होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि भाई लीड कोड पे जाके तुमने क्वेश्चंस करे, तो तुमने टोटल कितने क्वेश्चंस जाके अटेम्प्ट करे जिसके बाद तुम बोल सकते हो हाँ भाई अब मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए रेडी हूँ, या ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने ठीक है, कोई टारगेट नहीं है? या टोटल कितने क्वेश्चंस तुमने लीड कोड पे करे जिसके बाद तुम्हें लगा हाँ भाई अब तो जो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ ना लीड कोड पे बाकी के मोर और लेस सेम ही दिखते हैं, मुझे कोई नया क्वेश्चन करने की नीड नहीं है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा गोल है कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो कि हाँ आई एम डन नाउ। हाँ, मैं आज भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं है आज भी कोई क्वेश्चन आप लीड कोड का हार्ड उठा के शायद ना कर पाऊँ। ओके, जरूरी नहीं है, तो कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी आज की डेट में कोडिंग करता ही है। हाँ, कोडिंग इज मस्ट एंड भाई गेना कभी नहीं, बट फिर भी वो जो हरारा होता है उसमें आ जाता है तो वो वही भैया मेरे को ना ये यूआई वाली चीजों में लग रहा है, जितना ज्यादा डार्क हो जाए मजा आता है। हाँ, तो फिर भी छूट गया तो अगले दिन में 4-5 क्वेश्चन करने में लगे फिर भी हो जाए डार्क ग्रीन ये दिन भैया मतलब 500-600 तो इसलिए तो मुझे लगा यही हो गया। अगर ऑन एन एवरेज मैंने भैया 3rd ईयर जब 4th ईयर स्टार्ट हुआ था, मैंने तब फिर वापस डीएसए में मैं शिफ्ट कर गया था प्रोजेक्ट के बाद, और फिर मैंने सिर्फ डीएसए करता गया था। ओके, डेली के अपनी 3-4 कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि रोज 15-20 ना हो तो एक होता है जैसे सुबह उठ के चाय पीते हैं, हाँ, दैट इज अ मस्ट। तो सुबह उठ के जब मर्जी दिन में 2 क्वेश्चन ना अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, हाँ, यहाँ पे मैं रेड बुल पी रहा हूँ एनर्जी आ रही, 2 क्वेश्चन हो गया, नहीं भी तो 2 तो करने ही, हाँ, 2 नहीं करेंगे तो फील नहीं आएगा, आज का दिन भी नहीं। ओके।
तो मतलब हो जाएगा। मतलब कोडिंग की स्ट्रीक चला लो काइंड ऑफ कि डेली मिनिमम इतने क्वेश्चंस करने ये टूटनी नहीं चाहिए स्ट्रीक अब कुछ हो जाए सर्दी बारिश हाँ exactly। ठीक है स्नैपशॉट तो ये पता नहीं क्या बना हुआ है बना रहे थे स्नैपशॉट में लीड कोड तो स्ट्रिंग बना दो ना हाँ। तो ये नहीं मिलता है स्नैपशॉट तो कुछ नहीं होने वाला Exactly। लाइक का मैं पहले आज में यूटिलाइज करो स्नैपचैट पे बनाओ चाहे इंस्टाग्राम पे बनाओ कोई नहीं पूछने वाला। सही बात है मतलब ज़रूरी है कि कोडिंग में हम कंफर्टेबल होना शुरू करें कि रादर देन सारी चीज़ों को करने के। तो ठीक है अब हमने ओवरऑल सारी चीज़ों को देखा। इसके अलावा लाइक माइक्रोसॉफ्ट के लिए जब आप बैठ रहे थे तो आपके रिज्यूमे में ऐसी कोई इंटर्नशिप्स थी जिसने आपको हेल्प करी या इंटर्नशिप्स में आपको लगा कि मैंने करी थी भाई इससे मेरे को हेल्प हुई है या नहीं? ये मैंने मतलब इंटर्नशिप की थी 2 इंटर्नशिप की थी इससे पहले मैंने थर्ड ईयर जब था तो मैंने एक्सेरिटी गूगल में इंटर्नशिप की थी 2 मंथ की। इंटर्नशिप अगर आपकी देखिए क्या होता है ना रिज्यूमे में जो आपके लिखा होता है ना उससे अलग ही पूछते उसके अंदर ही पूछते हैं पूरा उसको आ जाते हैं। तो हर राउंड में पूछ ही रहते किसी न किसी राउंड में ऐसा हो नहीं सकता कि आपको छोड़ दें। अगर टेक्निकल राउंड है तो आपका पूरा टेक्निकल वाला राउंड स्किल लिखते जावा ये वो पूछ लेंगे। फिर प्रोजेक्ट वाला राउंड होगा तो साथ पूरे प्रोजेक्ट 2-3 लिखने में मेंशन देंगे उसके अंदर घूम जाएंगे। फिर एक नॉर्मल एचएम राउंड होगा हायरिंग मैनेजर राउंड होगा तो उसमें आपसे फिर ओवरऑल जर्नी की इंटर्नशिप कैसी की थी क्यों की थी वेयर डू यू सी योरसेल्फ कैसा पूछ लेते हैं। हाँ तो उसमें सारा चीज उन्होंने पूछ ही लिया था मेरे से। तो एक इंटर्नशिप ये की थी सेकंड इंटर्नशिप मतलब मैंने डिलीवरी में की थी 2 मंथ इंटर्नशिप वहाँ पे मतलब अच्छा ऐसे ही था अच्छी कंपनी वो भी बहुत अच्छी कंपनी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में वो हाँ एग्जैक्टली वो इंटर्नशिप मतलब वहाँ पे फुल टाइम था लेकिन इंटर्नशिप किया उसके बाद हाँ ये लाइक कि हाँ बुरा नहीं कहूँगा मगर माइक्रोसॉफ्ट में हो गया तो ठीक है ये ज़्यादा ही बढ़िया है कुछ। अच्छा अब जैसे नेक्स्ट चीज़ जो होगी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में बैठे थे राइट तो उसमें जनरली बच्चे जानना चाहेंगे भाई किस तरह के सवाल पूछे गए लाइक कॉम्पिटिटिव लेवल के थे या बेसिक डीएसए लेवल के थे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्ट्रक्चर जो आपने लीड कोड से करा वो कितना हेल्पफुल था या आपको लगा नहीं यार जो मैं क्वेश्चंस कर रहा था इससे थोड़े एडवांस चीज़ें पूछी गई? भैया मतलब मुझे लगा कि मैं नॉर्मली जैसे अगर कॉन्टेस्ट देता था लीड कोड के तो सुबह 8 बजे से सबसे बुरी चीज सुबह 8 बजे संडे वाला दिन एक बाई वीकली होता था तो शाम को होता है। हाँ वो चलो ठीक है लेकिन सुबह 8 बजे वाला में तो मिस हो जाता था काफी क्योंकि उनको समझना ट्रेकिंग चीजें बंदा 8 बजे कैसे एग्जैक्टली। मेरे को जब लगता था 1 घंटे में 4 क्वेश्चन आते थे तो आदत थी घंटे में 4 क्वेश्चन करने के तब होते नहीं थे 4 दिन 3 होते थे कभी कभारी होते थे 4 इतना भी तीन होते थे कभी कभी जब दिमाग में खरा तो 2 ही होते। तो मेरे लिए ना नॉर्मल वही था जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू बैठा है मेरे लिए ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए बैठा 1.5 घंटे का मेरा टाइम था 3 क्वेश्चन थे वही 1 घंटे में 4 करने वाले को आइडिया लग जाता है कि मैनेज कैसे करना है तो 1.5 घंटे में 3 और वो 1.5 घंटे में 3 को मैंने डिवाइड कर लिया कि चलो मान लो कि आधा घंटा है। उसके बाद क्वेश्चन भी मतलब जब आपने देखे हुए आ जाते हैं ना तो फिर लगता है ये क्या हो गया। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन किया वो इजी था मतलब जो 3 क्वेश्चन थे मैं उसको ऐसे कैटेगराइज करूँ तो एक इजी था एक मीडियम था और एक मीडियम से थोड़ा ज्यादा था मतलब मीडियम और हार्ड के बीच और वो मीडियम और हार्ड के बीच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें टेस्ट केस फंस गया था। तो अगर वो एक बार में चलता था तो वो मीडियम ही डालता हार्ड कोई नहीं था हार्ड एक भी था इजी मीडियम मीडियम कहता और वो इतनी जल्दी हो गया ना वो इजी वाला एक बार में चल गया मीडियम वाला भी एक डीपी का क्वेश्चन था मतलब जो ट्रेडिशनल होते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन डीपी ऐसा नहीं कोई नया टॉपिक का था या मतलब नया लॉजिक लगाना था डीपी लगाने लेकिन सोचना पड़ा नहीं किया हुआ था। ओके पॉइंट चेंज जैसा ही पॉइंट चेंज नहीं जंप वाला था जो स्टेयर्स वाला ओके nth स्टेयर तक पहुंचने के टोटल वेज बता दो। तो मतलब स्टेटमेंट अलग थी लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यही था। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाया करा और यार मतलब मेरे 40 मिनट में 2 सवाल हो गए मेरे को बहुत टाइम लग गया था क्वेश्चन भी वही 20 मिनट में हो गया और आधा घंटा मैंने डिबग किया पूरा कि लास्ट वीक कौन सा केस है जो हिल नहीं रहा क्योंकि यार माइक्रोसॉफ्ट पहले मैंने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट किया था और मैं रिजेक्ट हो गया था क्वेश्चन करने के बाद तो वहाँ पे पता चला था कि जीवन में टाइम कंस्ट्रेंट भी देखा गया था कि टाइम कंस्ट्रेंट पहले सॉल्व कर देगा उसका
तो ये भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, एक तरीके को रहने दो, सबमिट कर दूं, फिर ऐसा किया फायदा क्या है। लेकिन क्या ओवरऑल लास्ट में आते थे जब मेरे पास 11 मिनट बचे थे तो मेरा वो एस्केप मिल गया। मेरे को आज तक नहीं पता क्या हुआ था, मैंने अलग से इस कंडीशन लगा के हैंडल कर दिया ऊपर, ये करते भाई नहीं हुआ तो पहला मैंने सबमिट मार दिया। प्रोसेस ये काफी स्मूथ और काफी फास्ट था। मतलब मेरे इंटरव्यू देने के 2 दिन बाद ही मेरे को कॉल आ गया डायरेक्टली, और वो लोग इतने अच्छे थे कि वो मेल तो करते थे, लेकिन मेल करने से पहले मेरे को कॉल करके बता देते थे। ओके भाई बंदा मेल घूम के ना देखे, तैयारी कर ले भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे को कॉल कर देते थे कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, तो कोडिंग के राउंड तो चलो एक हुआ जो 1.5 घंटे का था। अब इसके अलावा जो इंटरव्यू के कितने राउंड्स हुए थे टोटल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? पुणे भी है टोटल 4 राउंड थे। 2 टेक्निकल राउंड था, एक एचएम राउंड, माइक्रोसॉफ्ट में AA राउंड कहते हैं एज एसओपी, और फाइनल HR राउंड। मेरे केस में 3 ही राउंड हुए थे। मतलब मेरा टेक राउंड हुआ तो ज्यादा ही अच्छा हो गया था, और इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो डायरेक्टली आगे काम स्किप करके डायरेक्ट AA राउंड में दे। ओके। तो मेरा एक ही राउंड हुआ, और फिर AA राउंड में थोड़ा अच्छे से पता लगा कि इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी बता रहा हूँ। उस टाइम पहली बार मुझे लगा कि कुछ अच्छी जगह पे दे रहा हूँ। ओके। वहाँ पे मतलब होता है ना, अंदर से डर का लगा अंदर से, क्या पता रिजेक्ट हो सकता। हाँ, इंटरव्यू में इतने दिए ना लाइफ में, कभी इंटरव्यू का डरना नहीं, बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं तैयारी है बैठ जाओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे और क्या होगा। रिजेक्ट ही हो गया यार, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने कभी भी ना इंटरव्यू में सबसे कोई दो मत लो। हमको रेफरेंस चाहिए होता था तो किसी को मतलब कनेक्ट किया, थोड़ा बात हो किया, रेफरेंस डायरेक्टर भेज दी, क्या होगा जब रंग कर देगा, सिंग करके रिप्लाई नहीं करेगा। हाँ। ऐसे भी कौन सा तुम बहुत बढ़िया एग्जैक्टली लेनी कि इसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया बस। फिर ए राउंड के बाद फिर भी 2-3 दिन में फिर से HR राउंड का मेला है। HR राउंड बहुत आराम 15 मिनट का होता है, फिर HR राउंड के 15-20 मिनट बाद ही कॉल आ गया। मतलब इतना ज्यादा कि सब जैसे पहले से सोच के बैठे थे या क्या कि हायर करना है। HR राउंड 15-20 मिनट बाद कॉल आ गया, क्या ये फिर वो तो अलग ही होता है ना। से आप वेट कर रहे होते हो लड़का एक हफ्ते तक, रिजेक्शन मिला जाता है। हाँ। सिलेक्शन में लगे तो पहले तो समझ में आता है कौन क्या करेगा। चलो दैट्स रियली ग्रेट। चलना था तो कुछ कर भी नहीं पाया, घूम भी नहीं पाया, मस्ती भी कर पाया, इतना नींद नहीं हुआ मुझे। तो ओवरऑल मेरे को एक चीज़ समझ आई, जो तुमने मेहनत करी ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स, तुमने रिजेक्शंस भी बहुत लिए, माइक्रोसॉफ्ट में रिजेक्ट होने के बाद भी गट्स चाहिए दोबारा बैठने के लिए कि यार रिजेक्ट हो गए थे, पता नहीं होगा नहीं होगा। तुमने मतलब मोटिवेशन रखी कि मैं जाके करूँ, और एट दी एंड जो तुम्हारी मेहनत थी, जो तुम्हारी प्रैक्टिस थी, सुबह सुबह उठ के 8 बजे कॉन्टेस्ट देना, एक्चुअल में वो चीज़ें मतलब ना बहुत बेनिफिशियल रही तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो चीज़ें सोची जाए तो। अच्छा, अब एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है, मतलब लोग जानना चाहेंगे कि भाई तुमने जैसे कॉलेज में तुम्हारी कंपनीज नहीं आई, अब तुमने ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई करा, तो लाइक तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? कौन कौन सी जगह जाके तुम अपने रिज्यूमे अपलोड करते थे? कौन कौन सी जगह जाके लिंक्डइन पे तुम सोचते थे कि ऐसे सर्च करूँगा, इस बंदे को यहाँ से पकड़ूंगा और इसको बोलूँगा कि रेफ़र करो? और मैसेज भेजते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे तुम किसी भी लिंक्डइन पर्सन को? पहले तो ये मतलब आज के टाइम पे हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हो गए कि यूट्यूब पे या कहीं पे ना लिंक्डइन पे आ जाते हैं ऑलरेडी HR के लिखे हुए कि वी हैव अ ओपनिंग और SD1 इतना एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। तो मैं पहले वही करता था, रिक्वेस्ट भेजता था कनेक्शन की, और फिर उन्हीं को ही भेजता था, उन्हीं कंपनी के 10 लोगों को भेजता था। ओके। ये सोचते हुए कि 10 में से 3 को करेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप जिससे बात कर रहे हो आपको करके नहीं देगा। हाँ। और उसके बाद मैंने 3-4 प्रॉपर मैसेज टाइप किए थे, कभी भी कॉपी नहीं करता था ताकि ऐसा ना लगे कि ये तो रैंडम दूसरे जैसों की लड़ाई है। और कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करना चाहिए, हाय आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस, कैन यू प्लीज रेफर मी। प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट होता है कि आप कैसे हो, आप आए हो अच्छी जगह आपको, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, यू आर गुड समथिंग, पूरा अच्छे से मेंटेन करके, एंड आई एम विलिंग टू डू दिस, और अपना रिज्यूमे साथ में जरूर देना। तो को आपको देख के ये डिसाइड कर देंगे कि हमें वेदर, क्योंकि उनको रेफरेंस देना है तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि सही बंदे को दे रहा हूँ, किसी को भी उठा के दे रहा हूँ। हाँ। भले वो रेज्यूमे देखे ना देखे, उनके पास टाइम नहीं है, बट आप अपनी तरफ से क्योंकि यहाँ अप्रोच आपने बेटर तरीके से किया है, आप वहाँ पे रेज्यूमे के साथ दे दो। और कोई कोई होते थे जो मतलब Amazon के लिए कोई सीधा कोई प्रोसेस की रेटिंग बताओ,
तो वो सारी चीजें मैंने रेज्यूमे में डाल दी, हर चीज अपने यहाँ पे होनी चाहिए, बैठ की हर चीज आपके रेज्यूमे में मिल जाए। दूसरा फिर मतलब करियर पेज पे जाके ये फायदा रहता है, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने करियर पेज पे किया था, उस करियर पेज पे जाके ओपनिंग देखता था मैं, कैसी रहता है मतलब कंपनी का नाम पता होना चाहिए पहले कि ये ही फैन ही नहीं होता। हाँ। फैन से जैसे पैकेजेस देने वाली बहुत एग्जैक्टली पता चलता है तो उस दिन फैन का वो थोड़ा हुआ खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर मैं ऐसे नॉर्मल कंपनीज मैकेजी में या मैं कहीं पे भी रैंडम लिंक्डइन पे सर्च करके डायरेक्ट अप्रोच भी करता था कि इफ देयर इज एनी ओपनिंग यू कैन रिकमेंड मी, मतलब जरूरी नहीं कि अगर पोजीशन आई है तो ही करना, रैंडम मैसेज कर दूंगा कि अगर है तो अप्रोच करिएगा या बताइएगा, तो अच्छा रिप्लाई मिलता था। कभी कभी मतलब मैं नहीं कह रहा 3 होगा ही होगा, 5 में से 2 रिप्लाई आते थे, लेकिन 2 रिप्लाई से ना दिल खुश हो जाता था, दिल खत्म हो जाता था 2 लोगों ने किया है। और जब मैं रेफर हुआ भी 2-3 जगह, एक टाइम तक भैया मैं भी वही करता था, हाय कैन यू प्लीज रेफर मी टू दिस जॉब आईडी। ओके मैं नहीं कर रहा था। अच्छा तो रिप्लाई आने लगा तो वहां से लगा अरे ग्रोथ हो रही है, वो रिप्लाई आ रहा है, तो जो रेफरेंस मिलने लगा रेफरेंस मिल रहा है। ओके ऐसा करना पड़ा, वो भी यार धीरे धीरे ना आप इवॉल्व होते हैं। मुझको लगता है कि ये चीजें ना अपनी ये एक्सपीरियंस के लिए भी जरूरी है, डायरेक्टली आप इनको अच्छे नहीं हो सकते, पहले फिट हो गए तभी मारना जरूरी है। सेकेंड ईयर 3rd ईयर तक आते आते मैंने देखा है सारा कि क्या है इंडस्ट्री में, तो बात करनी कैसे करनी होता है, इंटर्न करके पता चला कि इतना भी सीनियर हो 80 ईयर्स का अगर कोई काम कर रहा है तो करने का नाम से जाना है, सारी चीजें पता चली, मजा आता है। लेकिन फिर बस ये कि जब आप इंजॉय करने लगोगे ना तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कब आप माइक्रोसॉफ्ट चले गए, फेसबुक चले गए, नहीं तो फिर वो ठीक है के लिए भी आपको स्ट्रगल करना है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा तो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों के लिए कवर कर ही लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द थिंग्स जो हमसे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है, एज यू नो हमने लिंक्डइन पे, इंस्टा पे और बाकी जगह पोस्ट करी थी, सो वी हैव सर्टन क्वेश्चंस, तो हम एक एक करके उनके क्वेश्चंस को अब देखते भी हैं, राइट? So the first question is of Srinidhi. Which programming language should we emphasize more on based on industrial demand at present situation? कोई भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये स्पेसिफिक करनी है, किसी में भी कर सकते हो आप, कोई भी लैंग्वेज को चूज करो, C++, जावा, पाइथन, जिसके साथ कंफर्टेबल हो। ऐसा कुछ नहीं कि कोई जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लूप आप C++ में लगाओ, जावा में लगाओ, पाइथन में वर्किंग वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी पहले इंडस्ट्री में चल जाओ, उसके बाद सोचो क्या करना है। अभी पहले इंडस्ट्री में घुसने के लिए कोई लैंग्वेज उठाओ और काम करना शुरू करो। ट्रू, नहीं फर्क पड़ता, आपको जावा आती है, इंडस्ट्री वाले पाइथन कहेंगे तो पाइथन करना पड़ेगा। तो वहां पे जाके आपको क्या करवाएंगे यू डोंट नो। इफ यू आर बैकएंड डेवलपर आपको यूआई फ्रंट एंड भी बैठा सकते हैं, तो वहाँ पे इसलिए तो क्या उनके प्रोजेक्ट इतना वो नहीं होता, आपकी डीएसएस स्ट्रांग होनी चाहिए। डीएसएस स्पेसिफाई करता है कि यू कैन डू एनीथिंग, लैंग्वेज कोई भी उठाए कर लो, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। कभी भी आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही कोड करना है, सब ओपन होता है, किसी को भी आप कोड कर सकते हैं। अच्छा तो अगर कोई कहे तो उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक जाना भी नहीं चाहिए कि भाई इसी में कोड करके तो टेस्ट का, वरना हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो जाना बेकार पड़ेगा उसमें ना। हाँ वो रेस्ट्रिक्ट कर आपको स्टार्टिंग में से कि नहीं ये नहीं हो बाकी कोई करता नहीं है। तो मैंने तो आज तक इतना जियो हमारा पेरेंट कभी किसी ने नहीं होता कि नहीं यही करना अनटिल और अनलेस रिक्वायरमेंट ही कि हाँ जावा के ही रोल के लिए जावा अलग बात है। बट अगर आप नॉर्मल ओपन प्रोफाइल है सी की एसडब्ल्यूई की तो वहाँ पे आपसे नहीं होता। Okay, so moving towards the next question, हमने ये आंसर कर दिया है। How did he prepare for the DSA part? Raghav is asking. Did he do competitive? If yes, how much is that required? इतना नहीं होता है, इतना करोगे तो होगा, इतना में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कर लो बस। और सीपी ऐसा नहीं है कि कुछ डीएसए से अलग है, सीपी डीएसए का ही तरीके से पार्ट है। और बस यही होता है कि सीपी करते करते आप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाते हो, और एक थोड़ा बड़ा सर्कल है सीपी का। और डीएसए ही सीख के ही सीपी कर पाओगे, ऐसा नहीं कि बिना डीएसए के आपको सीपी आ जाएगा। सीपी क्या है, कोडिंग ही तो कर रहे हो सीपी के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि बिना डेटा सेट के यूज किया आप सीपी का कोई क्वेश्चन लगा लोगे, टैग यूज करोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरे करोगे, एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट यूज करोगे, डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ यूज करोगे, डेटा स्ट्रक्चर। और उसी को अच्छे से मैनेज करके बहुत
कम टाइम पीरियड में, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, लेस वेरिएबल्स का यूज करके आपने कर दिया, सीपी बन जाती है। तो सीपी नथिंग अदर देन डीएसए, इसी का पार्ट है। और फिर वही चीज की अगर आपको कोऑर्डिनेशन ऐसी कंपनी को छोड़ दो तो सीपी का वो नहीं है। तो मैंने तो इतनी सीपी मतलब अपनी लाइफ में नहीं की। मैं मतलब लोग कहते हैं सीपी करनी जरूरी है, सीपी मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आपको बिस्कुट पड़ा उठा लिया, तो सीपी ऐसे नहीं कि वहां गए उठा लिया। आप सीपी कर रहे हो डेली लाइफ में, आप डीएसए कर रहे हो, आपको लग रहा है डीएसए कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली आप सीपी कर रहे हो। तो सीपी इज नथिंग डिफरेंट देन डीएसए। हाँ, बड़ी कंपनी या बड़ी कंपनी लाइक कोऑर्डिनेशन, सीएनआईएल, इनमें थोड़ा थोड़ा पूछते हैं सीपी वाला पार्ट, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो आपको वहाँ पे जाके ट्रिगर करना पड़ता है कि ये कैसे होगा। एग्जैक्टली। Other than that, normal companies and decent companies, you can track it with normal users. Okay. So the next question is that Samarth Vora is asking, please give me the entire roadmap for cracking Microsoft. It is my dream company. तो I think हमने इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करी ही ली हैं ऑलमोस्ट, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से करना चाहिए। इज़ देयर एनीथिंग एल्स जिसमें जो हमने डिस्कस नहीं करा, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मेरे से क्वेश्चन था कि रोडमैप फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ये रोडमैप फॉलो करते तो नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट बट एनी अदर कंपनी यू कैन कम्पीट। ऐसा कोई नहीं कि हर कंपनी का एक अलग रोडमैप होता है। जिस एक नॉर्मल एक होता है ना, सीधी लेन पे चलते रहना है और एक पॉइंट आएगा कि वहां से कहीं भी जाना है, एनीवेयर, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट। ओके। और हमने तो लिया सारी चीजें और लिए, डीएसए इज इम्पोर्टेंट एंड ओवरऑल आप, मैं ये रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा जाए तो ज्यादा बेटर है। मैंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिया कि हाँ डीएसए भी कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं कि अलग से टाइम पीरियड बन जाए, या फिर प्रोजेक्ट किया तो ऐसा ही नहीं कि भाई प्रोडक्शन के कोड लिखने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट में, नहीं, सब थोड़ा थोड़ा इतना कि अगर कोई इंटरव्यू पूछता है तो मैं हर चीज बताता हूँ, तो मेरे पास ओवरऑल हर चीज है। बट अगर आप केवल जो डीएसए ही कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट कुछ कंपनीज तो क्या होता है ना, तो ये चीज होता है, तो आप ओवरऑल सारा कर लेते हो, गाइडेंस होना चाहिए फॉर एनी कंपनी। बट पहले एक चीज़ को मास्टर करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर कहीं और जाके देख सकते हो, उससे पहले नहीं। ये प्रोजेक्ट आपने कर लिया, कोडिंग राउंडिंग क्लियर नहीं हो रहा है, आपके लिए कहाँ दिखाओगे प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम समर्थ ओनली, दैट आई एम फ्रॉम ICE ब्रांच, हाउ इम्पोर्टेंट इज DBMS, OS एंड नेटवर्किंग फॉर मी? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने बताया कि इवन दो मतलब डिपेंड करता है, पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, बट मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कि आपके पूछा जाएगा, क्योंकि भाई कंप्यूटर साइंस के आपने 4 साल कंप्यूटर साइंस किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस के आप मान लीजिए से बोला ICU के हैं, बट स्टिल देयर इज सी की कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है या नहीं है। डीएसए कर रहा है तो या प्रोजेक्ट कर रहा है तो सिर्फ ऊपर से जितना मतलब स्कूल भी किया, उसने वीडियोस देखी हैं या कोर्स कर, तो सिर्फ उतना ही आता है, सिर्फ बेसिकली अंदर क्या हो रहा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में क्या हो रहा है, चीजें कैसे वर्क कर रही है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आना जरूरी है। सो आई थिंक OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा पूरा कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, रिसोर्स की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, मेमोरी कैसे आगे पीछे एलोकेट डीएलोकेट हो रही है, सिक्योरिटी की क्या चीज है, इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है, ये चीजें नहीं पता होंगी तो फिर वो ऊपर से मतलब आपको लेयर पता है, अंदर नहीं जा रहे हो आप। इसके बाद फिर DBMS हो गया, तो जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आप स्टोर तो कहीं ना कहीं अपने चीजों को करेंगे, इन्फॉर्मेशन को डेटा लाइन बनाना पड़ता है, क्लाउड पे बनाए, लोकल बनाए, स्केल पे करें, मोंगो पे करें, तो कैसे उसके अंदर आप अपडेट करें, डिलीट करें, थ्रेड ऑपरेशन क्या होते हैं, SQL क्वेरीज क्या रन कर रहे हो, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग, ये सब सब्जेक्ट ऐसे कि अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपके साथ आपके सब्जेक्ट में रहेंगे, बट अगर नहीं है तो आपकी इनकी डीप में नहीं जाना, बट एटलीस्ट इतनी नॉलेज की आप उस टाइम पे इंटरव्यूअर को बता सकें कि यू हैव नॉलेज हाउ थिंग्स वर्क इन द बैक एंड साइड। तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट और आप बच नहीं सकते हो, मतलब अचानक से पूछ दिया। और मतलब मैंने लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को मतलब प्रोजेक्ट होते हुए देखा इस पॉइंट पे कि जस्ट बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पूछ लिया डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक नहीं बता पाया तो एकदम से जज होगा, जैसे डेडलॉक नहीं पता तुमको, तो अब वो डायरेक्ट तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको खुद पता लग जाता है इंटरव्यू देने के बाद कि कैसा हुआ है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, फिर फील आ जाती है। तो उसने बोला भाई ऐसे बोल रहा था वो, तो मैंने कहा ठीक है चलो बड़ो मिनट। ओके,
तो जस्ट टू अपडेट यू गाइस एज वेल, तो शुभम पांडे भैया जो OS, DBMS और नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू को ध्यान में रख के कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर हम लोग एक कोर्स भी लेकर आ रहे हैं एंड उसमें हमने काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें बनाई है एंड उसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कवर भी होंगी, राइट? कई बच्चों को भी यही नहीं होता है, अगर आप कहीं कोर्स देखेंगे कुछ भी तो एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत वास्ट उसकी थ्योरी है, तो हर चीज जाननी जरूरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, उनको कैसे थ्योरी पार्ट है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो भी सिलेबस में हम लोग बना रहे हैं उसमें इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना कर लिया तो इससे ज्यादा इससे बाहर का कोई पूछेगा नहीं आपसे। इस तरीके से तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू बैलेंस DSA विद इंटर्नशिप? सिंस आपने दोनों चीज़ें करी हैं तो किस तरह से बैलेंस किया था? ये इंटर्नशिप पहली बात तो फुल टाइम जैसे 9-10 घंटे की नहीं होती है, तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का इनपुट देना होता है आपको। और बीइंग एन इंजीनियर या इतना बैलेंस तो हम लोगों को आता है कि 4-5 घंटे दिन के आप इंटर्नशिप में लगा दो, वहाँ पे भी आप बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको कुछ अलग से ऐसा काम नहीं होगा जो कि DSA से अलग होगा। वहाँ पे भी जैसे मैंने जब किया था तो मुझे वहाँ पाइथन पे काम करना था। Okay. तो मुझे C++ आती थी, जावा आती थी, तो मेरे को पाइथन सीखने के लिए ज्यादा टाइम लगा। 4-5 दिन में मैंने पाइथन मतलब इतना समझ लिया कि सिंटैक्स क्या होता है, आपको बेसिकली सिंटैक्स पे जाना होता है, बाकी तो चीजें ऐसी वर्क है। और उसके बाद मुझे पाइथन के कोर्स लिखने थे, स्क्रिप्ट लिखनी थी, मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी थी, और थोड़ा सा मतलब आगे थोड़ा सा एडवांस होता रहता है, तो AWS सिलेबस में गया था। बट फिर वही DSA 4-5 घंटे आपने वहाँ पे इनपुट दिया और DSA अपना रात में लेके बैठ गया, फिर वही चीज काय की तरफ 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझ लो कि आप स्कूल में जैसे आपके कॉलेज चल रहे हो तो आप कॉलेज जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में तो थोड़ी ना लॉकडाउन था, उस टाइम कॉलेज आते थे सुबह 9 बजे 6 बजे तक बच्चे करके आ रहे हैं, उसके बजे के बाद हम लोग बढ़ गए। या फिर अगर कोचिंग जा रहे हैं तो 4 घंटे की कोचिंग होती है, तो उसके बाद घर आए होते हैं। तो 4-5 घंटे जो आप इंटर्नशिप में दे रहे हो उसको आप समझ लीजिए कि नॉर्मल आप खेलने कूदने जा रहे हो या फिर कोई नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी कर रहे हो आप, वो कर रहे हो। DSA का आपने पोजिशन एक अपना एक बना दे दो, तो ये तो करनी ऐसे होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, आई एम नॉट श्योर कि इसका आपको अभी आंसर होगा नहीं होगा। कैन अ 6 month एक्सपीरियंस इन एसेंशियल स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट टू लर्न बिसाइड DSA? तो इसका मैं बेटर जवाब दे देता हूँ इसका। आई थिंक देखो, जब तक आप अगर 6 months अगर आप अपने आप को एक्सपीरियंस बोल रहे हो तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 6 month इज समथिंग लाइक आपका ट्रेनिंग फेज ही चल रहा होगा, आपने अभी कुछ करा भी नहीं है, तो यू वुड बी कंसिडर्ड एज फ्रेशर ओनली। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो SD1 पे ही जा सकते हो, SD2 पे नहीं जा सकते हो। तो दैट्स वाई यू नीड टू हैव सम गुड नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बाकी जो OS, DBMS, नेटवर्किंग हो गया, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस अगर डेवलपमेंट आती है तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें मेन फोकस आपको करना चाहिए, बट DSA शुड बी द फर्स्ट थिंग जिस पे आप अपना काम करोगे। ये मेरे मतलब जब मैं वाज वर्किंग इन डिलीवरी, तो मेरे इमीडिएट सीनियर थे, तो मतलब मेरे ट्रेनिंग थे, तो वो ना मेरे फ्रेंड जैसे बन गए थे। ओके, वो मुझे डिलीवरी की चीज़ों को हटा के मैं तुम्हें मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ कोर्स पे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ना बहुत गाइड करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। 2 महीने में मुझे सबसे एक अच्छी चीज डिलीवरी में ये लगी कि मुझे उनके जैसा एक फ्रेंड मिला, तो उन्होंने मुझे इस चीज पे क्लियर किया था। तो मैंने उनको ऐसे कहा कि मजाक में चला था, कह रहे थे यार तो मेरे को ना रेफरल दे दे रहा है। तो आई वुड टेक हिज नेम, बट उन्होंने मुझे ये चीज बताई ना कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो एटलीस्ट ट्राई टू डिवोट 1 to 2 years बिफोर स्विचिंग। मैंने कहा क्यों भैया, मैंने तो बहुत लोगों को देखा 3 महीने में चूज कर लेते हैं, 4 महीने में चूज करके पैकेज बना लेते हैं। कहते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट द पैकेजेस। आप किसी और कंपनी में जाते हो और आप 3 महीने बाद स्विच कर रहे हो, तो वो पूछेगा आपसे कि क्यों स्विच कर रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे? तो जनरली सबने गूगल वाला आंसर जो होता है सबका कि बेटर अपॉर्चुनिटी, मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स बढ़ा सकता हूँ, इंटरव्यू हो गए, तो वो पूछेगा वो तो आप वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? तो घूम फिर के बात आ जाती है सब चीज की, आपको वर्क कल्चर पे डिपेंड करता है कि आपको वर्क कल्चर कैसा होता है। एंड 3 months 6 months इज नॉट अ टाइम पीरियड इन विच यू कैन डिसाइड व्हाट इज द वर्क कल्चर इन विच यू आर वर्किंग।
Exactly. तो एटलीस्ट डिवोट 1 to 2 years सो दैट आप ये कहते हैं वर्क चलते रहता था या वैसा था, फिर एक दो साल टाइम पीरियड में यू कैन लर्न समथिंग, हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, एंड आप एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करो तो एक साल आपने फिनिश कर दिया, आप नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नया टेक टूल्स मिल रहे हैं, उसमें आप कंफर्टेबल हो, देन यू कैन हैव एन ऑप्शन टू स्विच। बट 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आप उल्टा ही इम्पैक्ट एक तरीके से इमेज पे जा सकता है कि ये तो वही स्विच करने वाला है, मेरी कंपनी में आएगा, इसको फिर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर 4 महीने बाद। हाँ तो एग्जैक्टली उनका ये मतलब अच्छी चीज उन्होंने मुझे बताई, ये चीजें मेरे साथ रहेंगे। ओके मैं सोचा ऐड कर दूँ। हाँ, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई थिंक स्टूडेंट्स को समझ आएगा एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द कॉलेज और क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द कॉलेज। तो एनी लास्ट क्वेश्चन इज, कोई ऐसी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स दैट यू वुड गिव अपार्ट फ्रॉम की स्विच वाली चीज़ें रिलेटेड टू प्रिपरेशन, जो अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो कोई फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से जिस पे आपको ध्यान आया हो कि भाई हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब कोई प्रिपेयर करता है तो? जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है ना वो टोटली डिफरेंट करती है कि आप कौन सी ईयर में फॉलो करते हैं। तो मैं जो मैं हम लोगों ने रेड बोर्ड में बात किया कि 3rd ईयर या 4th ईयर में, और उसने भी टेक्नोलॉजी भी से स्टार्ट किया, तो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो 3 घंटे या 2 घंटे तक सूखता ही रहे क्वेश्चन को। तो दैट टोटली डिपेंड कि आप कितना कवर कर चुके हैं और आप कौन सी ईयर में, आपके पास कितना टाइम बचा है, उसके हिसाब से आपको अपना रोड मैप क्या करना पड़ता है। कोई एक स्पेसिफाइड रोड मैप नहीं होता मेरे हिसाब से, आप खुद अपनी जर्नी डिसाइड करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उसने भी वही किया था और मैंने भी वही फॉलो कर, मेरा भी हाथ हो गया। हाँ एग्जैक्टली नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज जो अच्छे से उसको आती है वो आपको है। कभी ऐसा 2 चीजें आइडेंटिकली नहीं हो सकती, एक कोड 2 लोगों के पास नहीं हो सकता कि सेम तरीके से लिखते, अलग अलग लिखे भी लिखेंगे। हाँ। तो आप कह रहे हो सेम वेरिएबल भी डिफाइन करके नहीं हो सकता। हाँ तो सबका रोड मैप अलग होता है। बट अगर हम जमीन बात करें कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पार्टी ना करें, एंजॉय ना करें, सीरीज ना देखें, ठीक है, सीरीज की अपनी जगह ठीक है, बट किसी भी चीज को एकदम हद नहीं कर देनी। कोडिंग भी करो, कोडिंग की भी हद नहीं करो हाँ कि बस लगे ही उन्हें कोडिंग में, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बुरा लगता है, हाँ जब रिजेक्शन आते हैं तो बुरा लगता है। बस आपको एक ही चीज को समझना है कि रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट में जाने में एक टाइम आ गया था ना, मैं कोडिंग इंटरव्यू के लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठा था, मेरे हाथ नहीं कांपते थे। पहले स्टार्टिंग में बहुत हाथ कांपते थे या बोलते टाइम स्कैनर कर जाता था। एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा कि वेरी नॉर्मल, इट इज लाइक टॉकिंग टू द पेरेंट्स कि हाँ सर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में दे रहा था मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था, बहुत मतलब उनसे पूछ रहा है कि गाना गाते हो, मैंने कहा हाँ गाना गाता हूँ। बहुत लाइक टाइम मुझे गाने के लिए ना पूछ रहे, हाँ तबला बजाते हो कि क्या बजाते हो, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती है। तो वो जब रिजेक्शन आता है ना तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, आज चलने चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, क्या चीज को बोलना है, क्या चीज को नहीं बोलना है, किस तरीके से मैनिपुलेटेड आंसर देना है अगर आप कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको मैक्सिमम इंटरव्यू देने से ही पता चलेगी। और रिजेक्शन इज अ पार्ट, आप इसको ऐसा नहीं सोचिए कि रिजेक्शन हो गया रेजमेंट खत्म हो गया। रिजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। और जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे तो डाउन होता है, लेकिन उसके बाद एक 2 तरीके से ले सकते हैं। भाई आधा ग्लास खाली है, कोई कहेगा आधा ग्लास भरा है। मैं इसको ऐसे लेता था कि एटलीस्ट मैं वहां तक पहुंच गया, उसको रिजेक्ट हुआ बट एटलीस्ट 1 लाख लोगों ने टेस्ट किया था, उसके बाद में टॉप 100 तक पहुंचा, तो एटलीस्ट मेरी इतनी कैपेबिलिटी है। Exactly. तो नेक्स्ट टाइम भी मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, तो इसको आप इस तरीके से देखो, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एज आई सेड। और करते रहिए मस्ती से, अपने सारी चीजें एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, मूवीज भी होनी चाहिए, फेस्ट नहीं छोड़ना है। हम लोग का मतलब मुझे भैया याद है, भैया लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे ना कुणाल कामरा बड़ा पसंद है, बहुत ज्यादा। ओके तो जामिया में वो आया था। हाँ। और उसी दिन गरीब की क्लास ओके। हाँ। और दिमाग में था गरीब से पूछना कि मैम 5 बजे जा रहे हैं, 5 बजे जाने का। मैम इतनी अच्छी, इतनी स्वीट है ना कि वो आराम से लेकिन ना दिमाग में तो अगर चला गया तो यार पढ़ेगा तो अभी 2 घंटे का छूट जाएगा। तो असी में वापस आके हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर ऑन आए, देखे क्लास में, और मैंने फिर सेक्रीफाइस किया कुणाल कामरा। कुणाल कामरा को सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने क्लास में दी। हाँ तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द डील है, चलता रहता है ये तो। चलता रहता है, लेकिन ऑनलाइन तो वीडियो दिखी। सो थैंक यू सो मच शुभम, आई थिंक इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें।
सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स इन चीज़ों के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। थैंक यू फॉर द सेशन। Okay guys, अच्छा लगा बात bye bye. करते।